हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 37 में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एपीएस के बारे में। क्या एपीएस होती है, किस तरह से हम एपीएस को फैच कर सकते हैं और किस तरह से हम एपीएस के डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में आपका करियर बनाना चाहते हो तो आपको एपीएस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एपीआई से ही आप आपके प्रोजेक्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले ब्राउजर में आ गया और ब्राउजर में आके मैं सिंपली आप सर्च करूँगा व्हाट इज एपीआई इन जावास्क्रिप्ट। तो सिंपली मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सर्च कर दूंगा और एमडीएन की जो पहली वेबसाइट है उसको ओपन कर लूँगा। तो एमडीएन की वेबसाइट पे सिंपली क्या होती है, एपीआई एज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आर कंस्ट्रक्ट made available in programming language to allow developers to create complex functionality more easily. They extract more complex code away from you and provide some easier syntax to use in its place. तो सिंपली मैं एपीआई एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एपीआई क्या होती है, एपीआई बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो आपका एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। काफ़ी सारी एपीआई आपके पास अवेलेबल होती है, जैसे कि वेदर की एपीआई होगी जो कंसिस्टेंटली चेंज होती रहती है। डायनामिक एपीआई भी होती है, कोई स्टैटिक एपीआई होती है और कुछ ऐसी एपीआई होती है जिसको आप रिफ्रेश करोगे तो वो एपीआई चेंज हो जाएगी। और एपीआई क्या होता है, एपीआई एक जो सर्वर होता है, सर्वर पे क्या होगा, कोई एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट को करना आपको फैच करना है। तो आपको एपीएस वो उसको क्या कहेंगे, उसको आप एपीएस कहोगे। और जो एपीएस में जो डेटा ट्रांसफर होगा, जो डेटा ट्रांसफर होगा जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होगा। अगर आपने हमारी जेसन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वाली हमारी जेसन वाली वीडियो देख लीजिए और ऊपर मैं आई बटन पे भी हमारी जेसन वाली वीडियो डाल दूंगा, वहां से जाके भी आप हमारी जेसन वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम एपीएस के बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं हमारे वीएस कोड में आ जाता हूँ और वीएस कोड में हम देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक API.html नाम से फाइल क्रिएट कर दी है और उसके टाइटल में भी API HTML इज API जावास्क्रिप्ट होगा, आप लिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा API जावास्क्रिप्ट को, इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन करूँगा और सिंपली हमारा जो लोकल होस्ट है उसके अंदर से जावास्क्रिप्ट और हमारा API.html वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। और अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक नई जावास्क्रिप्ट को क्रिएट करूँगा। तो सिंपली एक स्क्रिप्ट और एक नई सोर्स फाइल क्रिएट करके API.js नाम से एक नई जावास्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। और console.log करके एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा, वर्किंग विथ APIs। तो एपीआई के साथ काम करने के लिए मैं इधर डेवलपर ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमारा जो लाइव सर्वर पे वर्किंग विद एपीआई सक्सेसफुली हमारी जावास्क्रिप्ट लोड हो गई है। और अब क्या करूँगा, अब मैं सिंपली हमारे ब्राउजर में आके एक पब्लिक एपीआई आपके लिए सर्च कर देता हूँ और जिसकी पब्लिक एपीआई फ्री फॉर लर्निंग, और सिंपली पब्लिक एपीआई फ्री फॉर लर्निंग पे आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टूवर्ड्स डेटा साइंस वाली वेबसाइट है, काफ़ी सारी पब्लिक एपीआई मिल जाएगी। और यहाँ पर पब्लिक एपीआई जैसे ये एंट्री होगी, कैट फैक्ट होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कैट फैक्ट वाली एपीआई मैंने पहले भी इसमें काम कर रखा है, तो मैं सिंपली अभी यही एपीआई का यूज़ करूँगा और इस एपीआई को करूँगा। इस एपीआई को अगर मैं इस एपीआई का जो यूआरएल होता है, तो एपीआई क्या होती है, एपीआई सिंपली एक यूआरएल होता है जैसे कि http catfact.ninja/fact। अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और न्यू टैब पे अगर इसको पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास। और ऑब्जेक्ट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट का जो की है उसका फैक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का फैक्ट है, और जो भी इस फैक्ट की जो लेंथ है यानी इस वैल्यू है वो लेंथ उसके बाद में आ रही है। और जैसे मैं इसको वापस रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो फैक्ट है, जो कैट फैक्ट है, वो चेंज होता जा रहा है। वापस चेंज करूँगा तो चेंज होगा। तो इस तरह से हमारी ये डायनेमिक एक एपीआई है। तो आज की वीडियो में इस एपीआई को यूज़ करने वाले हैं। आपको इस एपीआई का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आपको एपीआई ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। और मैं इस वेबसाइट का भी आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप ये एपीआई को डाउनलोड कर सकते हैं। गिटहब का भी लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी एपीआई को यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, ब्राउजर में आ जाऊँगा, वापस वीएस कोड में आ जाऊँगा और एक नया कमेंट क्रिएट कर दूंगा। सिंपली हमारी एपीआई पे पेस्ट कर दिया। और एपीआई को रेंडर कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी एपीआई का यूआरएल तो आ गया, लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस एपीआई के यूआरएल को हमें फैच करना पड़ेगा और उसको फैच करके हमें उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेट माई एपीआई इज इक्वल्स टू फैच, एक फंक्शन होता है, फैच फंक्शन होता है, उस फैच फंक्शन के अंदर मुझे एक यूआरएल पास करना पड़ेगा। तो सिंपली फैच फंक्शन का यूज़ करके मैंने हमारा catfact.ninja/fact वाली हमारी एपीआई को लोड कर दिया है। और अब क्या करूँगा, इस एपीआई को लोड कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो एपीआई तो हमने हमारी एपीआई को फैच कर लिया, हमने हमारी एपीआई को एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। उसके बाद हमें उस एपीआई को क्या करना है, तो उसके बाद हमें देन फंक्शन यूज़ करना है, यानी एपीआई को फैच करने के बाद में हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक फंक्शन में एरो फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ और एरो फंक्शन क्रिएट करने में मुझे एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एरो फंक्शन के अंदर अगर मैं आपको console.log करके वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है।
तो जैसे मैंने इस एपीआई को कॉल किया, एपीआई को स्टोर करा लिया, उसके बाद मैं एपीआई को देन करके एक फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करा है, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू को पास करा है, पैरामीटर को, और सिंपली हमने कंसोल डॉट लॉग वैल्यू डॉट पैरामीटर कर दिया है। तो इसमें क्या देख सकते हैं, इसमें हमारा एक हेडर आ रहा है रिस्पॉन्स, यानी उस एपीआई का कुछ रिस्पॉन्स आएगा, यानी जब भी हम किसी सर्वर पे कॉल रिक्वेस्ट करते हैं किसी एपीआई के लिए, तो सिंपली एक एपीआई जेसन डेटा में हमारे पास आती है, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स आता है। तो यही हमारे पास एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, जिसके अंदर टाइप्स आ रहा है और उसका यूआरएल आ रहा है, रीडायरेक्ट, स्टेटस कोड, ओके, और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आ रही है। जैसे हेडर्स, अगर आप देखोगे हेडर्स में प्रोटोटाइप, एफ हेड, डेटा एंट्री, और कीज़ भी आ रही है, लेंथ, हैज़, और यहाँ पे स्टेटस कोड आ रहा है। तो 200 स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है? 200 स्टेटस कोड का मतलब होता है हमारी जो एपीआई सक्सेसफुली फैच हो गई है। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटस कोड 200, अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या होता है वो दिखाओ, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है हमारी जो एपीआई है वो सक्सेसफुली पैच हो गई है। और यहाँ पे आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट के स्टेटस कोड को भी चेक कर सकते हैं, कौन से स्टेटस कोड किस लिए होता है। और 200 से 299 के बीच स्टेटस को सक्सेसफुली रिस्पॉन्स होते हैं, 300 से 399 के बीच रीडायरेक्शनल, और 404 क्लाइंट एरर मैसेज। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइटों पे लिखा हुआ था 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा या फिर कोई एपीआई फैच कर रहा है तो उसमें कुछ एरर आ गई है, यानी कुछ एरर आ गई है, या फिर वो एपीआई उस जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरह से आप एपीआई को फैच करा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डॉट स्टेटस कोड अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, या फिर वैल्यू डॉट ओके अगर लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस कोड और वैल्यू आ गई है। और यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, और यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स और सब चीज़ प्रिंट करा दिए। तो अगर हमें हमारी एपीआई का जो एपीआई है, इस एपीआई को एज ए स्ट्रिंग अगर हमें प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपली हमने इस एपीआई का रिस्पॉन्स तो जनरेट कर लिया, लेकिन अब हमें उस रिस्पॉन्स पे एक एज ए स्ट्रिंग कराना पड़ेगा। तो वापस मुझे जो ये माई एपीआई डॉट डैन लिखा है, उसके बाद वापस एक डैन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वापस एक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को वापस यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर दिया, और ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया एरो फंक्शन। और ये दूसरा जो एरो फंक्शन मैंने क्रिएट करा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे जो दूसरा जो ये एरो फंक्शन क्रिएट करा है, उसके अंदर मैं यहाँ पे रिजल्ट को एज ए पैरामीटर पास करूँगा, और कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना रिजल्ट में हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डैन है वो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न वैल्यू डॉट जेसन, वैल्यू डॉट जेसन रिटर्न करेगा, और वो जो फंक्शन का सिंटेक्स जोड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारा फैक्ट्स, ब्लू, आइस, कैट, और जैसे जैसे बात जितनी बार भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए यहाँ पे स्टेटस कोड 200 ट्रू। और लेकिन जो हमारी यहाँ पे एपीआई आ रही है, वो एपीआई का जो टेक्स्ट है यानी फैक्ट है कैट का, वो हर बार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वापस इसको रिफ्रेश करूँगा, वापस रिफ्रेश करूँगा। तो आप देखिए इस तरह से आप एपीआई के साथ काम कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एपीआई जो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, उस एपीआई को यहाँ पे एपीआई से मैं इस एपीआई का जो फैक्ट है, अगर क्या हो रिजल्ट डॉट फैक्ट, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ रिजल्ट डॉट फैक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब हमारा सिर्फ जो एपीआई का जो हमारा एपीआई है कैट वाली, उस एपीआई का सिर्फ फैक्ट की का जो ये है फैक्ट, कैट का जो फैक्ट है वो सिर्फ फैक्ट ही यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। और अब क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये जो फैक्ट हमारा प्रिंट हो रहा है, इसको हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, फैक्ट करके और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पी माई पैराग्राफ, let my p is equals to document dot create element, document dot create element करके मैं पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। और जो my p वाला जो एलिमेंट क्रिएट करा है, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मुझे सिंपली रिजल्ट डॉट फैक्ट को पास कर देता हूँ, और सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर क्या करूँ, क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके मैं सिंपली यहाँ पर बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड करके सिंपली माय पी को अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखना जैसे मैं इस पेज पर रिलोड करता हूँ, तो आप देखिए बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग क्रिएट हो रहा है, और उस पैराग्राफ टैग के अंदर हमारा जो कैट का फैक्ट है वो प्रिंट हो जा रहा है। जैसे ही मैं इस पेज को जितनी बार रिलोड करूँगा, उस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम एपीआई के साथ वर्क कर सकते हैं।
काफ़ी सारी एपीआईज़ मार्केट में अवेलेबल है, कुछ एपीआईज़ पेड होती है, कुछ एपीआईज़ फ्री होती है। आप एपीआईज़ का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एपीआई का यूज़ करके एक वेदर ऐप को क्रिएट करेंगे। तो अगर आप भी ऐसी एपीआई का यूज़ करके काफ़ी अच्छी-अच्छी ऐप और प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो आज की वीडियो में हमने एपीआईज़ को देखा, किस तरह से एपीआई काम करती है, किस तरह से हम एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, एपीआईज़ का स्टेटस कोड ओके और एपीआईज़ को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एपीआईज़ को हम बॉडी में कैसे अपेंड करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर अभी तक भी आपने हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके आप हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप बुकमार्क कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम एपीआई में डेटा को सेंड कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं जिसमें हम एपीआई से फैच भी कर सकते हैं और डेटा को पोस्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। और तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।